नमस्कार मित्रों। संविधान के पिछले वीडियो में हमने संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की बेसिक जानकारियाँ पढ़ी। इसके साथ हमने 6 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। साथ ही हमने इस अधिकारों को याद करने की एक आसान सी ट्रिक भी याद की। आज हम इन अधिकारों का अलग अलग से वर्णन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 14 में 2 बातें लिखी हुई है। नंबर 1, विधि के समक्ष समानता, यह ब्रिटेन से ली गई है, और विधि या कानून का समान संरक्षण यानी समान बंटवारा, यह अमेरिका से ली गई है। अनुच्छेद 15 कहता है हमें भी किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन व सरकारी नौकरी में अवसर की समानता की बात कहता है, यानी कि सरकारी नौकरी में सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत करने वाला अनुच्छेद कौन सा है, तो वह अनुच्छेद है 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, लेकिन सेना और शिक्षा की उपाधियों को छोड़कर। आगे नंबर 2 पर है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। 19A वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो बोलकर, लिखकर, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपने विचार है, अपनी अभिव्यक्ति है, वो साझा कर सकता है। अनुच्छेद B व्यक्ति को शांतिपूर्ण, शस्त्र रहित यानी कि बिना शस्त्र के सम्मेलन बुलाने की आज्ञा है या स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B क्या कहता है? शांतिपूर्ण, शस्त्र रहित सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19C समूह बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D आवागमन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D हमें भारत के किसी भी हिस्से में आवागमन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी कि हम भारत के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं। अनुच्छेद 19E निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि हम भारत के किसी भी हिस्से में निवास कर सकते हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी निवास कर सकते हैं, हमें यह पूर्ण स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19F संपत्ति के अधिकार के बारे में बताता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया। अनुच्छेद 19G आजीविका या व्यवसाय करने का अधिकार। मनुष्य अपनी इच्छा से कोई भी व्यवसाय चुन सकता है, उस पर किसी भी प्रकार से दबाव नहीं है, उसे स्वतंत्रता है, वह अपनी आजीविका के साधन बना सकता है, अपना कोई भी व्यवसाय चुन सकता है। अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में हमें संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 में 3 बातें लिखी हुई है। नंबर 1, अपराध करते समय जो कानून है उसी के अनुसार सज़ा, एक अपराध के लिए केवल एक बार सज़ा, और समय के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं। अनुच्छेद 20 3 बातें बताता है। अपराध करते समय जो कानून है उसी कानून के अनुसार सज़ा, एक अपराध के लिए केवल एक बार सज़ा, और समय के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है, यानी मनुष्य के स्वतंत्र जीवन से संबंधित है। मनुष्य को अपना जीवन जीने की पूर्ण स्वतंत्रता है। यह बात हमें अनुच्छेद 19-21 कहता है। इसमें हम जीवन रक्षा, निजता, आश्रय, स्वास्थ्य, सुनवाई, प्रतिष्ठा, सोने की स्वतंत्रता, कानूनी सहायता लेने की स्वतंत्रता, विदेश यात्रा की, जीवन साथी चुनने की, अनेक प्रकार की 36 प्रकार की यह स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 में एक आर्टिकल ए जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। यह क्या कहता है? हमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के बारे में यह बात कहता है। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों का यह पूर्ण अधिकार है भी वे उन्हें निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा दिलवाई जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 21A किसका वर्णन करता है? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? भी कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसमें 3 बातें लिखी हुई है। सबसे पहले गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा और बंदी बनाने के 24 घंटे में जिला मजिस्ट्रेट या न्यायालय में पेश करना जरूरी है और कैदी को मनपसंद वकील करने का अधिकार है। कभी कभी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा? अपराध करेगा। अनुच्छेद 20 अपराध के संरक्षण में हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है और अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अपराध के बाद में उसे क्या करना पड़ेगा? गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो यह गिरफ्तारी के संबंध में 3 बातें बताता है। तीसरा हमारा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23-24 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात्श्रम, बेगारी या मानव व्यापार पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है? भी कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों का कारखानों में काम करना बिल्कुल बंद है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 25 से 28 में लिखा हुआ है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नाम से स्पष्ट है, हमने प्रस्तावना में भी पढ़ा था, धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि पंथ निरपेक्षता, यानी कि हम अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। यह बात अनुच्छेद 25 में लिखी हुई है भी किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। सिख जो कि कृपाण धारण करते हैं, वो भी बात अनुच्छेद 25 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के आयोजन करने की स्वतंत्रता। हम अपनी इच्छा से कोई भी धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति। यदि हमारी इनकम का कुछ हिस्सा धार्मिक कार्यों के ऊपर व्यय कर रहे हैं तो उसमें हमें कर से छूट मिल सकती है। और अनुच्छेद 28 क्या कहता है? भी राज्यों के शिक्षण संस्थानों में किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह बात हमें अनुच्छेद 28 कहता है। तो अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। आगे है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29 में क्या लिखा हुआ है? भारत के अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा लिपि को सुरक्षित व संरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 भारत में सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना व प्रबंधन का अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 29-30 अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार है, उनकी शिक्षा और संस्कृति की सुरक्षा के लिए। नंबर 6 पर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में वर्णित है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, उसे वह शक्ति प्राप्त है। कौन कौन सी रिटें जो सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है? वे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे इंग्लिश में कहते हैं हेबियस कॉर्पस।
बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करो। यानी कि बंदी स्पष्ट, नाम से स्पष्ट है, यानी कि बंदी को 24 घंटे में न्यायालय में पेश करो। नंबर 2, परमादेश। परम आदेश, इसमें एक नाम छुपा हुआ है, परम प्लस आदेश। हम आदेश देते हैं। आदेश मीन्स हम आदेश देते हैं कि जो उच्च न्यायालय या उच्चाधिकारियों द्वारा यह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए यह आदेश दिया जाता है। परमादेश यानी कि उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दिया, हाई कोर्ट ने अपने अधीनस्थ न्यायालय जो जिला मजिस्ट्रेट हैं वहाँ पर यह आदेश दे सकती है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध मीन्स मना करना। इसमें क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय में यह मना कर सकती है कि यह कार्य अब आपके अधिकार में नहीं है, यह कार्य अब आपके क्षेत्र में नहीं है। नंबर 4 पर उत्प्रेषण, इसे हम सारटोरी भी कहते हैं। सेम वही चीज़, सुप्रीम कोर्ट है ये अपने अधीनस्थ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट है अपने अधीनस्थ है उसके ऊपर यह उत्प्रेषण रिट जारी करती है। यह क्या कहती है भी आपके पास जो भी लंबे मुकदमे पड़े हैं उनको हमारे पास भेजो। नंबर 5 पर है अधिकार प्रच्छा, यानी कि अधिकार के बारे में पूछना, इसे हम वारंटो भी कहते हैं। भी यह उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारियों से पूछा जा सकता है कि आपको इस पद पर कार्य करने का क्या हक है, क्या आप इस पद के काबिल हो। तो यह उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारी से पूछ सकता है। तो ये थे हमारे 6 मूल अधिकार जिनको हमने पढ़ा है। मौलिक अधिकार जो कि हमारे भाग 3 में वर्णित है। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए